हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वश्रेष्ठ स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विलेज डेवलपमेंट एंड सोसाइटी के प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं, जो आगामी आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसका नाम है यूपी लेखपाल। यूपी लेखपाल में कम से कम 8,000 पद के लिए भर्तियां आ रही हैं। दोस्तों, इसके लिए आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें और प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आने वाली वैकेंसी में आपका नंबर आ सके। और आपसे मैं ये कहूँगा, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन के साथ विलेज डेवलपमेंट आता है, उसमें से कम 24 नंबर का तो मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। एक नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं आगे ये प्रश्न क्या है। इससे पहले कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि ये हमारा वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्या है। हाँ, देखिए पहला प्रश्न क्या है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा तथा कानपुर, दो जिले हैं यूपी के, जो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चमड़ा भी आगरा और कानपुर में बहुत उत्पादित होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। इंदिरा आवास योजना, जो एक केंद्र समर्पित योजना है, का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है। देखिएगा, केंद्र तथा राज्य दोनों युक्तियां मिलकर के जब केंद्र 75 लगाएगा किसी कर्तव्य के लिए, तो राज्य उसमें 25 का योगदान देगा। तो इस तरह से केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 75:25 का है। आप देखिए एक अगला प्रश्न, इसी में अगर कोई पूछेगा तो ये कहेगा इंदिरा आवास योजना का नया नाम बदलकर क्या रख दिया, या ये कहेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो नाम बदल कर रखा गया है वो किस योजना के तहत रखा गया। यानी कि बात समझ में आ गई होगी कि जो इंदिरा आवास योजना है, इसका नाम बदल कर रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। देखिए, इसमें एक तो ये प्रश्न पूछेगा कि बिस्वा का 1 बीघा से क्या प्रश्न है। फिर एक ये प्रश्न ये भी बनता है कि 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं। ये भी प्रश्न बनता है अगला कि बिस्वा जो है वो 1 बीघा का कौन सा भाग है। तो इसका अनुपात जो होता है वो 1:20 होता है। यानी 1 बीघा बनाने के लिए आपको 20 बिस्वे की जरूरत पड़ती है। आप देखिए अगला प्रश्न क्या है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ हमारा जो होता है वो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, NRIGP का जो पूर्ण रूप होता है, उसका पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो उसका जो पूर्ण रूप है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, अब सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार, यह कथन किसका है। देखिए, ये बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई है। इन्होंने ये बात क्यों कही। उस समय कृषि जो थी हमारी अनुपजाऊ थी। मिट्टी हमारे यहाँ की उपजाऊ तो थी, परंतु इतनी उपजाऊ नहीं थी। वहाँ हमारे यहाँ के लोग कृषि के लिए अच्छे से अच्छे उपयोग नहीं कर पा रहे थे। और हमारी कृषि, जहाँ किसी कृषि को 1 बीघे में 5 कुंतल या 10 कुंतल निकलना था, वहाँ पे 2 कुंतल या 1 कुंतल निकलता था। तब हमारी कृषि पिछड़ी कृषि थी। तो हमारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ये उद्गार दिया था, ये कथन कहा था कि अब सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, क्योंकि कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा भारत देश जो है वो कृषि पर ही डिपेंड करता है, कृषि पर ही आधारित है। हमारी इकोनॉमी भारत देश की कृषि पर आधारित। आज भी वर्तमान समय में भी 52% लोग कृषि पर आधारित हैं। किस पर? कृषि पर आधारित हैं। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी, अब सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। कानून हो या कोई राजनीति पद हो, कुछ भी हो, प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसलिए कृषि को बढ़ावा देना चाहिए पंचवर्षीय योजना में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिस समय कृषि को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, उस समय एक काम नया किया गया था। उस समय हमारे यहाँ एक मैक्सिको नाम का गेहूं उत्पादित किया गया था। और वो गेहूं लंदन से और अमेरिका से मंगवाया गया था। तो उस पैदावार से जो हमारे यहाँ पर गेहूं की बढ़ोतरी हुई है,
तो उसी कारण आज हम लोग यहाँ पर गेहूं को बो रहे हैं, और गेहूं में हमारा भारत देश दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर तो चीन ही लिए हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। और अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, बना सकते हैं क्रांति के रूप में, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति को वर्गीज कुरियन ने शुरुआत किया था। श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन ने शुरुआत की थी। ऑपरेशन फ्लड भी इसी श्वेत क्रांति के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। इसमें कहीं मिलावट तो नहीं थी। उस समय ये था कि दूध जो उत्पादित होता था अकॉर्डिंग टू भारत के अनुसार देखा जाए तो अगर वहां पर 45,000 टन दूध यदि भारत पैदा करता था तो 55,000 या 70,000 टन दूध बन कैसे जाता है? इसके लिए ये बढ़ता कैसे है दूध, इसके लिए एक ऑपरेशन फ्लड तैयार किया गया था। वहां उसमें कुछ लोगों को संगठन बनाया गया था जिससे कि उस दूध के बारे में पता किया जा सके। अब देखते हैं दोस्तों, इसी में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है क्रांति के अकॉर्डिंग कि पीत क्रांति किससे कहते हैं, किससे संबंधित? तो पीत क्रांति जो है यानी पीली क्रांति तो दालों से, तिलहन से संबंधित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर के लिए जो वर्तिकाग्र है ना, वो पौधे के लिए उपयोग में लाया जाता है, पौधे का भाग उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? अब देखिए शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का एक उपभाग है जिसे उपवेद कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ललित जो है वो किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित, तो ललित जो है वो अमरूद की उत्तम किस्म है। अब देखिए अमरूद जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो अमरूद है वो इलाहाबाद का है, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद नहीं कहेंगे, अब तो हमारे यहाँ पर नाम बदल दिया गया, अब तो प्रयागराज कहना उचित होगा। तो इलाहाबाद नहीं प्रयागराज, तो ये प्रयागराज में प्रसिद्ध है। और देखिएगा अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडीएम गुआवा। इतना तो पता है ना, अमरूद को इंग्लिश में गुआवा कहते हैं, तो आगे सीडीएम लगाना है तो वो लगा दीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ट्रैक्टर तो कई लोगों के यहाँ होगा, कई लोगों ने देखा होगा, तो जो ट्रैक्टर की आवाज होती है वो कम से कम 90 डेसिबल होनी चाहिए, अधिक से अधिक, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ अगला प्रश्न है सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? वो तब किया जाता है पानी का निकास ज्यादा और स्रोत बंद हो जाए, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? अब देखिए 1 कुंटल धान में 20 मान लो 1 कुंटल धान है, उसमें 20% क्या होगा? भूसी होगी, और 80% क्या होगा? चावल होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, यानी कि 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम चावल बीजारोपण किया जाता है उन्नत बीज के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगला प्रश्न है कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? अब देखिएगा कौन सा अम्लीय पूछा गया, तो तरबूज जो एक ऐसा अम्लीय है, अम्लीय फल है, इसे फल भी कहते हैं, तो ये ऐसा अम्लीय फल है जो धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जाता है, वो भी अम्लीय रूप में। इसकी अम्लीयता 5.5 से 7 pH के बीच में ये उगाया जा सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। पूसा रसराज, जो पूसा रसराज एक किस्म है, ये किसकी उन्नत किस्म है? तो ये खरबूजे की उन्नत किस्म है। पूसा रसराज खरबूजे की उन्नत किस्म है। अब आगे इसमें 2-3 और भी हैं, कई भी हैं सॉरी, लेकिन इसमें पूसा रसराज, पूसा मधुरस, पूसा शरबत किस्म, ये सभी जो किस्में हैं वो किसकी हैं? खरबूजे की हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? अब देखिएगा इसमें क्या है।
गेहूं जिस समय पैदावार होती है उसके हेरफेर में जो पूछी गई है, कृषि पूछी गई है, वो कौन सी है? धान की खेती। कौन सी खेती? धान की खेती है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। शहर पूछा गया, ना कि जनपद। बात समझ लेना, शहर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर उत्तर प्रदेश का कानपुर होगा। कौन सा होगा? कानपुर होगा। और जब जनपद पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो हमारा प्रयागराज होगा। तो हमारा क्या होगा? प्रयागराज होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। अब देखिएगा इस समय तो अगर ये देखा जाए तो भाई कोई गरीब नहीं मिलेगा, महज 3% लोग ही गरीब दिखेंगे यदि रंगराजन रिपोर्ट देखी जाए तो। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, 32 रुपये कुछ भी नहीं है दोस्तों। 32 रुपये पर डे के रूप में देखा जाए कि 32 रुपये पर डे जो खर्च करता है वह गरीब नहीं होगा। परंतु आज के दौरान यह देखा जाए तो 32 रुपये कुछ भी नहीं है। ये रंगराजन रिपोर्ट बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी का मतलब 2009 से पुरानी है। आप देखते हैं, और 9 अगर मंथली पूछा जाए तो 972 रुपये मंथली, और पर डे पूछा जाए तो प्रतिदिन का हिसाब 32 रुपये होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? आप देखिए एक तो बात सीधी जायज है कि पीतल नगरी किसे कहते हैं। तो पीतल नगरी जिसे कहते हैं वहीं से तो पीतल उत्पादन ज्यादा होगा, तो वहीं से होगा, तो सीधी सी बात है मुरादाबाद हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अंबेडकर विशेष रोजगार के अंतर्गत कौन से रोजगार? अंबेडकर विशेष रोजगार के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। ये किससे मिलकर की है? तो देखिएगा ये किससे मिलकर की है, तो सुल्तानपुर ने बहुत ही एक अच्छा काम किया है। वो इसलिए ये काम जो किया है वो राष्ट्रीय सूचना केंद्र से मिलकर किया है। वानिकी योजना के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र। अब देखिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र जो है वो नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर्स, जिसे राष्ट्रीय सूचना केंद्र कहते हैं, इसकी स्थापना भारत देश में कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भारत देश में 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1976 ईस्वी में हुई थी। आप दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पहले जो अगर कहते तो इलाहाबाद होता, लेकिन इस समय यदि हम कहें तो प्रयागराज कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रयागराज कहेंगे। आप देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है भारत में स्थित शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो कौन सा भारत में एक ऐसा स्थित शहर है जो विश्व का सबसे प्राचीन शहर है? तो एक ही तो शहर है, वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं। ये भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। अब देखिएगा काशी का नाम वाराणसी रखा गया है। ये वाराणसी क्यों रखा गया है? इसमें एक बात मैंने लिखी है, देखिए अपनी तरफ से। बरोड़ा और असी नाम की दो नदियां बहती हैं। ये दोनों नदियों के संगम के पास है, इसलिए कि मध्य होने पर नाम पड़ा है वाराणसी, बरोड़ा और असी नदियों के बीच। और इस वाराणसी का इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा दिवोदास ने की थी। किसने की थी? राजा दिवोदास ने वाराणसी की स्थापना की थी, राजा दिवोदास ने। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? अब देखिएगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सीटें पूछी जाए तो 31 सीटें राज्यसभा में हैं। लोकसभा में पूछी जाए तो 80 सीटें हैं, और विधानसभा में पूछी जाए तो कितनी है? 403 सीटें हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बीपीएल सूचियों से
छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो उस समय समाजवादी पेंशन स्कीम तैयार की गई थी। कौन सी? समाजवादी पेंशन स्कीम तैयार की गई थी, जो छूट गए हैं बीपीएल कार्ड धारक, उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए समाजवादी पेंशन स्कीम तैयार की गई थी। परंतु इसमें एक अड़चन आ गई। वो अड़चन ये थी कि लोगों ने इसका दुष्कर्तव्य करना शुरू किया, और उसमें ये क्या, जो बीपीएल धारक थे वो भी समाजवादी पेंशन स्कीम बनवा रहे थे और उन्हें भी लाभ मिलने लगा था। आप देखते हो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? अब देखिएगा, ये नहीं कहा कितने आरक्षित होने हैं, पर होने चाहिए। ये 50% होने चाहिए। ग्राम पंचायत में महिलाओं और पुरुषों में अगर देखा जाए तो 50% इंटू 50%, यानी कि 50% तो महिलाएं होनी चाहिए और 50% पुरुष होने चाहिए। और पहले ये अनुपात क्या था, बात समझना, पहले ये अनुपात क्या था? तो पहले ये अनुपात 33% था, जो यूपी में आज तक नहीं लगा। यूपी में आज भी 33% है, यूपी में 50% अभी भी नहीं हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो देखिएगा, ब्रिटिश शासन में लिपिक नाम था। ब्रिटिश शासन में क्या था? लिपिक। और इसी को अब भारत सरकार के अधीन हो गया है, तो अब क्या है? लेखपाल, जिसे पटवारी कहो या फिर चकबंदी लेखपाल कहो, चाहे राजस्व लेखपाल कहो। ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो लिपिक द्वारा होता था, जिसे आज हम लेखपाल के नाम से जानते हैं। अब देख दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए अगला प्रश्न, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? देखिए, या तो 25% हो जाए, या तो उसकी धनराशि 25% हो जाए, या फिर 7,500 रुपये मिल जाए उसे, जो ज्यादा हो जाए। अगर 25% ज्यादा हो रहा है उसकी अकॉर्डिंग तो 25% उसे दिया जाएगा, और 25% कम हो रहा है, 7,500 रुपये उसे अकॉर्डिंग ज्यादा हो रहा है, तो उसे 7,500 रुपये दिया जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। हाँ देखिए, मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील के नाम से जानते हैं, तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच शुरू की गई। जांच पड़ताल जो है वो कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? कितनी आवृत्ति पर होनी चाहिए? ये दैनिक होनी चाहिए, प्रतिदिन। ये बात कही है कि मिड डे मील में प्रतिदिन, मिड डे मील जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल चले हैं, प्राइमरी चल रही हैं, वहाँ पर प्रत्येक, चाहे एसडीएम जाए, लेखपाल जाए, कोई भी जाए, वहाँ जा कर के प्रतिदिन चेक करे, किसी ना किसी स्कूल में, किसी ना किसी प्राइमरी में जाकर, प्राथमिक विद्यालय में जाकर ये चीज़ अवश्य देखे वहाँ पर कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, मिड डे मील में कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है। अब ये योजना कब लागू हुई? देखिएगा, ये योजना भी तो पूछते हैं, मिड डे मील की योजना कब लागू हुई? तो ये देखिएगा, हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? ये हमारा भारत देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। तो 15 अगस्त तो आएगा ही आएगा, लेकिन सन हमारी 1995 होगी। यानी कि जो हमारा योजना है ये मिड डे मील की, ये कब शुरू हुई? 15 अगस्त 1995 को। लेकिन लागू किसने किया? लागू हमारे यहाँ के नरसिम्हा राव ने किया था। किसने किया था? नरसिम्हा राव ने। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? देखिएगा दोस्तों, जो खड़ी बोली है वो हमारे राज्यों के रोहिलखंड और ऊपरी दोआब भागों में बोली जाती है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 829 वर्ग किलोमीटर। 829 वर्ग किलोमीटर। जैसे कि गाजियाबाद का अगर देखा जाए तो 397 वर्ग किलोमीटर होगा। 397 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 397 नहीं, सॉरी, 3,971 वर्ग किलोमीटर होगा। क्योंकि 1 किलोमीटर के एरियाज में यह देखा जाए तो 3,971 लोग
निवास करते हैं गाजियाबाद में। और सबसे कम अगर देखा जाए तो 242 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 242 लोग रहते हैं यहाँ ललितपुर में। और गाजियाबाद में 3931 लोग वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और पूरे भारत की यदि देखी जाए प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो 829 वर्ग किलोमीटर है पूरे भारत में। आप देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन, जिसे ग्रामीण के अनुसार देखा जाए तो के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में यूपी सरकार ने कितने का प्रावधान किया, यानी कि कितने रुपए का प्रावधान किया गया, ये कहना है उनका। तो इसमें 685 करोड़ रुपए, यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना चल रही है, इसमें नगरीकृत योजना की बात नहीं की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो शौचालय निर्माण के लिए कहा गया है 2014 में, उसमें जो सरकार है वो कितने रुपए प्रावधान कराएगी, वो 685 करोड़ रुपए प्रावधान कराएगी। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखना इसमें क्या कहता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अनुसार अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण को 50 मीटर की दूरी से कम पेयजल प्राप्त हो कितने लीटर होना चाहिए। तो कम से कम 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्राप्त होना चाहिए 50 मीटर की दूरी से। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA प्रारंभ किया गया है। ये 2006 में किया गया। कब किया गया? 2006। लेकिन ये एक्ट कब पारित किया गया? ये 2005 में एक्ट पारित किया गया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है। तो चौथा है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कितना होगा, तो पहला हो जाएगा, क्योंकि 19 करोड़ के यानी 20 करोड़ के समथिंग है, 19 करोड़ से ऊपर है जनसंख्या हमारी। क्षेत्रफल यूपी का कितना है, तो यूपी का क्षेत्रफल देखिएगा 243,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,43,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। और भारत का कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश, तो ये पूछा जाए तो 7.33% है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न 9वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। एक तो प्रश्न यही बन जाता है। तो ये 1997 से 2002 के बीच चली। और इसी में अगर आगे प्रश्न किया जाए तो ये किया जाएगा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या होना चाहिए। तो कम, ये देखिएगा कि जो BPL कार्ड धारक हैं उनकी वार्षिक आय कम से कम कितनी होनी चाहिए, स्तर पूछा गया। यानी कम से कम तो कितनी भी हो सकती है, 1 रुपये हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कोई नहीं कमा सकता, लेकिन जो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। परंतु इसमें एक चीज है कि अधिक से अधिक मतलब आय कितनी होनी चाहिए वार्षिक, तो अधिक आय 20,000 रुपये होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20,000 रुपये। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों योजनाएं सभी याद कर लेना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि यूपी में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये 2 जगह स्थित है, एक मुगलसराय में और एक मंडुवाड़ी का, ये वाराणसी में स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। किसके सिवाय? ये नगरीय औद्योगिक संप्रदायों के सिवाय। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है यूपी में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया। अब देखिएगा 2001 में जो लिंगानुपात था यूपी का वो 898 था, लेकिन 2011 में कितना हो गया, ये 912 हो गया। कितना हो गया? 912 हो गया। ये कितना हो गया? 912 हो गया। अब देखिएगा ग्रामीण देखा जाए तो 918 और शहरी देखा जाए तो 884 हो गया। कितना हो गया? 884 हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। तो मिर्जापुर को। किस मंडल को? मिर्जापुर को विश्व का उत्कृष्टकालीन उद्योग माना जाता है। आप देखिए अगला प्रश्न क्या है। जमाबंदी, ये याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये याद कर लेना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी क्या है?
जमाबंदी जो है वो भू अधिकारों के प्रलेख जो होते हैं उनको संजोए रखने के लिए जमाबंदी का नाम दिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से कोई एक ना एक प्रश्न आ ही जाते हैं। अब देखिए गिरदावरी से क्या तात्पर्य है, ये कृषि प्रलेख से आधारित है, तात्पर्य है इसका कृषि प्रलेख, और जमाबंदी भू अधिकारों के प्रलेख। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। दोस्तों चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गन्ने की पैदावार भी सबसे अधिक है। किसकी? गन्ने की पैदावार भी विश्व में सबसे अधिक मानी जाती है। अब देखिए, लेकिन चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ये क्यूबा को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है इसलिए। परंतु हमारे यहाँ चुकंदर होता कम है, लेकिन हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो गन्ने से क्या बनती है? चीनी, और इसीलिए चीनी की मिलें सर्वाधिक किस में है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिएगा, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो SGSY का जो पूर्ण रूप है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत की गई। कब की गई? अप्रैल 1999 में। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत की बात की गई है। मध्य भारत का जो एक बीघा है वो कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, या एक बीघा जो है वो कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो देखिएगा 0.2529 हेक्टेयर। एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है पूछा जाए तो 0.2529 हेक्टेयर। ये दोस्तों 2015 के चकबंदी लेखपाल और 2015 के ही राजस्व लेखपाल में पूछा गया है। अब इस वैसे देखिएगा, एक अगला प्रश्न अगर पूछा जाए तो एक बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक बीघे में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अब अंतिम प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उद्भव यूपी में हुआ? बात समझ गए होंगे कि जो शास्त्रीय नृत्य है उसका उद्भव यूपी में हुआ है, वो हमारा कथक है। कथक शास्त्रीय नृत्य जो है वो उसका उद्भव यूपी में हुआ, और ये सर्वाधिक प्रचलित, इसे जो ये कथक है इसे सर्वाधिक प्रचलन में कौन लाया? इसे आश्रय किसने दिया? तो इसे आश्रय या सर्वाधिक प्रचलन जो है वो अवध के नवाब थे बदअली शाह। कौन थे? बदअली शाह। इन्होंने इसे सर्वाधिक प्रचलन में लाए हैं और आश्रय भी दिया है। दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को अपने को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, लोगों से कहें भी कि सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे कि ये वीडियो और इससे बनाए हुए आगे भी वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें, ताकि आप तैयारी कर सकें और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप भाग लेकर के अपने आप को आगे बाहर निकाल सकें और भर्ती में अपना नाम दर्ज करा सकें। थैंक यू दोस्तों।